तो आज बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिसने देश भर की यूनिवर्सिटीज में एक बड़ी बहस छेड़ दी है, और वो है 2026 का नया यूजीसी रेगुलेशन। देखिए, इसका मकसद तो बहुत अच्छा है, भेदभाव को रोकना। लेकिन जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में बताया गया है, कुछ ऐसी चिंताएं हैं कि ये नियम कहीं अनजाने में एक नए तरह का असंतुलन ना पैदा कर दे। तो क्या ये वाकई बराबरी लाने वाला कानून है, या फिर कहानी कुछ और है? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। और यहीं पर आके सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक पॉलिसी जो कुछ स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए बनाई गई, क्या वो जाने अनजाने में दूसरे स्टूडेंट्स को असुरक्षित छोड़ रही है? यही वो कश्मकश है जिसने इस नियम को इतना विवादास्पद बना दिया है। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, बराबरी का नया सवाल क्या है। फिर नियमों में पहले और अब में क्या बदला है। इसके बाद विवाद की असली जड़ क्या है, फिर कानूनी तर्क क्या है, और आखिर में इसके क्या हल सुझाए गए हैं। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए, कागज पर तो यूजीसी के इन नए नियमों का मकसद बिल्कुल साफ है। हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी और दूसरे कमजोर ग्रुप्स के खिलाफ जो भेदभाव होता है उसे जड़ से खत्म करना। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या इन नियमों के कुछ अनचाहे नतीजे भी हो सकते हैं, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में नहीं आते? क्या हम एक ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं जहां कानूनी सुरक्षा सबके लिए एक जैसी नहीं रह जाती? अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव असल में है क्या। इस पूरे विवाद को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नियमों के शब्दों में क्या बदला गया है, क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये कानून की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये जो तुलना है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। 2023 के नियम एनी स्टूडेंट यानी किसी भी छात्र की बात करते थे, मतलब प्रोटेक्शन सबके लिए थी। लेकिन 2026 के नियमों में ये दायरा सिर्फ कुछ खास ग्रुप्स तक ही सीमित कर दिया गया है। और शायद सबसे चिंता की बात यह है कि झूठी शिकायतों के खिलाफ जो सेफगार्ड्स थे, उन्हें हटा दिया गया है। और इसका असर प्रोसेस पर भी बहुत गहरा है। अब सिर्फ एक शिकायत के आधार पर तुरंत एक्शन लेना होगा, जिसमें सस्पेंशन भी शामिल हो सकता है, और वो भी बिना किसी शुरुआती जांच के। यूनिवर्सिटीज पर भी जबरदस्त प्रेशर है। अगर वो इसे लागू नहीं करते तो उनकी मान्यता तक जा सकती है। और हाँ, अगर शिकायत झूठी साबित हो जाए तो शिकायत करने वाले की जवाबदेही के लिए कोई साफ सिस्टम नहीं है। तो चलिए अब इस विवाद के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। इन नियमों का असली दुनिया में क्या असर पड़ सकता है और इनके गलत इस्तेमाल की कितनी गुंजाइश है। देखिए, जब झूठी शिकायतों के लिए कोई जवाबदेही नहीं होती तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। इससे ये रिस्क बढ़ जाता है कि इन नियमों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो, कोई पर्सनल दुश्मनी हो, या फिर किसी से बदला लेने की भावना। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। जब कानून का संतुलन बिगड़ता है तो इसका असल जिंदगी में बहुत भयानक असर हो सकता है। और इसका एक उदाहरण है विष्णु तिवारी की कहानी। 20 साल, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये विष्णु तिवारी की जिंदगी के वो 20 कीमती साल हैं जो उन्होंने एक झूठे इल्जाम में जेल में गुजार दिए, और फिर जाकर अदालत ने उन्हें बेगुनाह पाया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक तरफा कानूनों के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। और यही कहानी हमें सीधा यूजीसी रेगुलेशन के उस बड़े सवाल पर वापस ले आती है। क्या हम अपने कैंपस में एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां बिना सही जांच पड़ताल के किसी का भी भविष्य दांव पर लगाया जा सकता है? अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, यानी कानूनी और नैतिक तर्क। यहां पर बहस असल में खास सुरक्षा और सबके लिए बराबर अधिकारों के सिद्धांत के बीच की है। यहां एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझने वाला है। अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण ऐतिहासिक नाइंसाफी को ठीक करने और बराबरी का मौका देने के लिए है। लेकिन कानूनी सुरक्षा एक बेसिक ह्यूमन राइट है। यह हर नागरिक को मिलना चाहिए, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इन दोनों को आपस में मिलाना ठीक नहीं है। और इस पूरे तर्क की नींव क्या है? हमारे संविधान का आर्टिकल 14, जो बिल्कुल साफ साफ कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और हर किसी को कानून का एक जैसा संरक्षण मिलेगा। यही तो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। और यह तर्क इस आइडिया को भी चैलेंज करता है कि किसी को उसके पूर्वजों की गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। जैसा कि कहा गया है, ये न्याय नहीं बल्कि बदले की राजनीति है जो समाज को आगे नहीं, पीछे ले जाती है। तो अगर हम सारे कानूनी तर्कों को एक जगह रखें तो बात कुछ यूं है। ये नए नियम बराबरी के अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हैं, ये झूठी शिकायतों से जुड़े डेटा को भी अनदेखा करते हैं, और एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं जहां बिना सही प्रक्रिया के ही सज़ा सुना दी जाए।
तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि सोर्स मटेरियल में सिर्फ समस्याएं नहीं बताई गई हैं, बल्कि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कुछ ठोस सुझाव भी दिए गए हैं। यहाँ 4 बड़े ठोस समाधान सुझाए गए हैं। पहला, हर शिकायत के साथ एक कानूनी हलफनामा यानी एफिडेविट जरूरी हो ताकि झूठी शिकायत करने वालों की जवाबदेही तय हो। दूसरा, कोई भी एक्शन लेने से पहले 72 घंटे के अंदर एक स्वतंत्र शुरुआती जांच हो। तीसरा, सुरक्षा को फिर से सबके लिए बराबर बनाने के लिए नियमों में एनी स्टूडेंट शब्द वापस लाया जाए। और चौथा, पॉलिसीज को क्राइम पर फोकस करना चाहिए, न कि विक्टिम या आरोपी की पहचान पर। तो आखिर में मकसद सिर्फ एक ही है, एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर स्टूडेंट सुरक्षित महसूस करे, जहां डर की जगह बातचीत हो, जहां शिक्षा फल फूल सके। सीधी सी बात है, सुरक्षा सबके लिए होनी चाहिए, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं। और आखिर में ये मुद्दा एक बड़े राष्ट्रीय सिद्धांत से जाकर जुड़ जाता है। सबका साथ, सबका विकास का वादा सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारी पॉलिसीज की आत्मा होना चाहिए। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं, जो इस पूरी बहस का निचोड़ है। कोई भी समाज अपने सबसे कमजोर लोगों की रक्षा कैसे करे बिना उन अधिकारों से समझौता किए जो असल में हर किसी के लिए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।